Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel. तो गाइस आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजेबल करने वाला है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है और हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे जो कंफ्यूज और सबसे दुविधापूर्ण जो पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, वो ये है क्योंकि प्रीपोजिशन को समझना बहुत ही टफ वर्क है और अगर एक बार हमें प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ जाए तो उसे हम कभी भूल नहीं सकते। ठीक है गाइस, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रीपोजिशन पे कमांड पाना थोड़ा मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल नहीं। अगर हम प्रीपोजिशन के काइंड, उनके यूजेस, उनके एग्जाम्पल्स को हम बेहतर तरीके से अगर समझ लें तो प्रीपोजिशन हमारे लिए आसान हो सकता है। नहीं तो ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है और प्रीपोजिशन आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और अदर जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइजेज, बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको प्रीपोजिशन से देखने को मिलते हैं और भर भर के इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके ग्रामर में। ठीक है, इनके यूजेस से संबंधित आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, इनके एग्जांपल्स आएंगे, डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो इसलिए प्रीपोजिशन जो टॉपिक है इसको बहुत ही हम ध्यान से समझेंगे और इसे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रीपोजिशन माने होता क्या है, पहले इसका मतलब आप समझ लीजिए। प्रीपोजिशन, प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान, मतलब जो स्थान पहले आए, किसके पहले है, नाउन के पहले आए। समझ गए गाइस? प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो पहले स्थान पे प्रयोग हो, किसके पहले, नाउन के पहले। क्वेश्चन आता है कि इसके पहले हमें इसका प्रयोग करना है, कहाँ इसको लगाना है, तो क्वेश्चन तो इसका आंसर आता है कि इसे हमें नाउन के पहले लगाना है। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान, नाउन के पहले स्थान पे ये आएगा। जैसे लिखा है कि अंग्रेजी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने के लिए हम जिन ग्रामेटिकल आइटम्स का अध्ययन करते हैं, इनमें प्रीपोजिशन का अपना एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही रोल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके प्रयोग करने से बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मैंने बताया अभी आपको कि इसके प्रयोग की, जब हम इसको प्रयोग करते हैं तो while having use of preposition, then we have to very carefully use, okay, क्योंकि सावधानी एक एक पॉइंट को देख करके हमें बरतनी है, क्योंकि किसी खास शब्द के साथ किसी खास प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और कुछ शब्दों के साथ भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि वह कुएं में गिर गया, ये एक सेंटेंस, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वह कुएं में गिर गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सेंटेंस है ना, कुएं में गिर गया, तो में जो है ये प्रीपोजिशन है। इन द सेंस हम इसको अगर हम यूज करें यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में, इसको हम अगर यूज करें तो यहाँ पे हम अंग्रेजी में इन लगा देंगे, तो क्योंकि इन माने होता है में, तो कुएं में गिर गया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कोई मोशन वाली चीज़ है, या जैसे कोई गतिक अगर चीज, कोई अगर वस्तु है या कोई अगर व्यक्ति है जो कुआं में गिर गया या कुएं में जो गिर गया, उसमें गति है। ठीक है, उसमें मोशन है। तो जो गति वाली जो चीज़ होती है, जो वस्तु होती है, उसमें इन न लगा करके उसमें इन टू लगा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन लगाना गलत हो जाएगा। और जो सही, जो हमारा सटीक प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होगा वो इन टू यूज होगा। क्योंकि गाइस इन यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे इनटू का प्रयोग करना है, क्योंकि गति वेग को दिखाने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। जहाँ पे नाउन में अगर कोई मोशन है, कोई गति है, तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे कोई वस्तु या किसी नाउन में मोशन नहीं है, सिर्फ उसको उठा के कहीं रख देना है किसी के ऊपर, या कहीं उसको उठा के किसी के अंदर उसको रख देना है। ठीक है, या कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई है, तो वहाँ पे हम इन लगाएंगे।
लेकिन कोई अगर मोशन वाली कोई अगर थिंग है उसमें हम इनटू लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे होगा ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। ही फेल इनटू द वेल, हम इनटू का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ना कि इन का। ठीक है, ही फेल इन द वेल ये गलत हो जाएगा, ही फेल इनटू द वेल ये सही है। अगर हम कहें द फ्रॉग्स आर इन द वेल, कि मेंढक कुएं में है, तो मेंढक जो है वो पहले से कुएं के अंदर है, तो यहाँ पे हम इन लगाएंगे। अगर हम ये कहें कि द फ्रॉग्स आर इनटू द वेल, तो इनटू द वेल गलत है, क्योंकि मेढक ऑलरेडी पहले से कुएं में है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग होगा, इनटू का नहीं। तो गाइस अब देखें, एक मे का जो सेंस आया, मेढक कुएं में है या वह कुएं में गिर गया, तो ये दोनों जो सेंस है इसमें मे आ रहा है। इसमें जो हम हिंदी में जो बात कह रहे हैं इसमें मे आ रहा है, तो मे के सेंस में हमने एक जगह इन लगाया, एक जगह इनटू लगाया। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये यहाँ पे राइज होता है कि हम इनटू और इन किन सेंस में हम लगाएंगे। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, कहाँ इन लगेगा कहाँ इनटू लगेगा। जब कोई वस्तु स्वतः पहले से ही किसी चीज के अंदर है, ठीक है, तो वहां पे हम इन लगाएंगे। और कोई चीज बाहर से चलती हुई उसके अंदर के गिर जा रही है, ठीक है, तो जैसे यही एक सेंटेंस जो पीछे था एग्जाम्पल, ही फेल इनटू द वेल, तो उसमें गति थी, वेग था, तो उसके माध्यम से वो जाकर के कुएं में गिर गया। तो इस सेंस में हमने इनटू का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हम ले लें, ही लिव इन इंडिया, ही लिव इन इंडिया, वह भारत में रहता है। ही लिव इनटू द इंडिया नहीं करेंगे, मतलब कि वो स्वतः पहले से ही भारत में रहता है। ही लिव्स इनटू इन इंडिया। द काउ लिव्स ऑन ग्रास, अब देखिए ऑन माने तो पर होता है, लेकिन अब गाय घास पर मतलब घास के ऊपर तो जिंदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गाय जब घास खाती है तो उसका पेट भरता है, तो घास के पर वो घास पर निर्भर है। हम निर्भर कहें चाहे जिंदा कहें, बात एक ही है। ठीक है, द काउ लाइव्स ऑन ग्रास, घास के ऊपर नहीं जिंदा है, ये घास पर निर्भर है अपनी जीविका के लिए, अपना पेट भरने के लिए ये घास पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्ड डाइड के बाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रिपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है, वो हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एक जो वर्ब है हमारा डाइड, डाइड वर्ब है, ठीक है, क्रिया है। तो डाइड जो सेंस है, मतलब डाइड माने मरना, तो डाइड के साथ कहाँ कहाँ किन किन पोजीशन में हमें क्या क्या प्रिपोजिशन लगाने हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, डाइड के साथ क्या क्या लगेगा इसको हम सीखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि डाइड ऑफ कैंसर, जहाँ पे किसी रोग की, जहाँ पे किसी इलनेस की अगर बात होती है, जहाँ पे किसी इल की बात होती है, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है, तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कि डाइड ऑफ कैंसर, और कैंसर से मर गया। ओके, क्योंकि कैंसर एक रोग है, एक बीमारी है, वो कैंसर से पीड़ित था इसलिए वो मर गया। तो कॉमन सी बात हमें बस समझनी यही है कि जहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी रोग से होती है, किसी बीमारी से होती है, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि डाइड फ्रॉम वाउंड, वह चोट से मर गया। ठीक है, वो घायल था, उसे चोट लगी और वो मर गया। कि डाइड फ्रॉम वाउंड, मतलब कि अब देखिए यहाँ पे सेंस अलग हो गया। पहले वाले कंडीशन में क्या था कि वो व्यक्ति जो था वो किसी रोग से पीड़ित था, वो मर गया, कैंसर से पीड़ित था, वो मर गया। लेकिन यहाँ किसी रोग से पीड़ित नहीं है, यहाँ पे वो अपनी चोट की वजह से मर गया, उसे कोई चोट लगी और वो मर गया। तो जहाँ पे किसी चोट की बात हो जाए, जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी चोट से अगर मर जा रहा है, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि डाइड फॉर द नेशन। अब देखिए ये सब मैं जो भी आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मैं वर्ब जो हमारा डाइड है, डाइड जो हमारी क्रिया है, जो वर्ब है, मैं डाइड को अलग अलग सेंस में आपको बता रहा हूँ कि डाइड जो मरना जो सेंस है वो किन किन कंडीशन में किन किन प्रीपोजिशन को लेगा। ठीक है, अभी हमने ऊपर
रोग से मरने वाले की बात की, वहाँ पे ऑफ लगेगा। इसके बाद हमने किसी चोट से, ठीक है, किसी जख्म से मरने की हमने बात की, तो वहाँ पे फ्रॉम लगेगा। अगला है हमारा डाइड फॉर नेशन, देश के लिए मरना, अपनी कंट्री, अपनी मातृभूमि के लिए मरना, तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही डाइड फॉर द नेशन, वह राष्ट्र के लिए मरा, या वह राष्ट्र के लिए मर गया, उसने बलिदान दे दिया। तो देश के लिए जो मरना होता है वहाँ पे बलिदान होता है कि हमने बलिदान दिया अपने देश के लिए। तो जब राष्ट्र के लिए मरने की बात होगी तो वहाँ फॉर लगेगा। ठीक है, जहाँ किसी चोट जख्म से मरने की बात होगी वहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे। जब किसी बीमारी से मरने की बात होगी वहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट है ही डाइड थ्रू निग्लेक्ट, ही डाइड थ्रू निग्लेक्ट। अब देखो ये निग्लेक्ट क्या है, नेगेशन क्या है, उपेक्षा, बेइज्जती। निग्लेक्ट का मतलब कि आलोचना करना या बेइज्जती करना, जिसकी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु, उसकी बेइज्जती, आलोचना, नेगेशन की वजह से होती है, तो वहाँ पे हम थ्रो लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बेइज्जती से मर गया, उसने या खुद आत्महत्या कर ली होगी या कुछ ऐसी कंडीशन के सामने आई होगी कि वो उस कंडीशन में वो मर गया या उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम थ्रो का प्रयोग करेंगे। ही डाइड इन बैटल। अब ध्यान से समझें, बैटल माने होता है युद्ध, लड़ाई। जब किसी की मृत्यु इन द बैटल फील्ड, मतलब कि युद्ध भूमि में, रणभूमि में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से सुन लें कि जब किसी व्यक्ति, किसी योद्धा की मृत्यु इन द बैटल फील्ड अगर हो जाती है, किसी युद्ध भूमि में हो गई, किसी रणभूमि में वो उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां पे हम इन का प्रयोग करेंगे। फिर है आगे कि डाइड बाय वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, कुछ ऐसी हिंसात्मक कोई कंडीशन आ गई या कोई दंगे फसाद हो गए, तो इन कंडीशन में अगर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे हम बाय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही डाइड बाय वायलेशन, उसकी मृत्यु हिंसा की वजह से हो गई। हिंसात्मक कुछ लोग थे, उन लोगों ने उसको मार डाला या उसकी हत्या कर दी। ओके गाइस, तो आज हमने प्रीपोजिशन को स्टडी किया, इसको समझा, और प्रीपोजिशन में एक क्रिया वर्ब जो कि डाइड है, डाइड कहाँ कहाँ किन किन कंडीशन में डाइड के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगेंगी, ये हमने यहाँ पे सीखा। ओके गाइस, आगे चलते हैं। इस प्रकार आपको हमें ये वर्ड मिला कि वाइज सिचुएशन, वाइज का जानना, और किसी वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन के अर्थ में उपयुक्त होगा, इसके लिए सर्टेन रूल जानना ही पर्याप्त नहीं है। अब जैसे हमने कुछ रूल बता दिए कि रोग से कोई मरता है तो उसके लिए क्या लगेगा, कोई देश के लिए मर रहा है तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, किसी की उपेक्षा अगर हो जा रही है वो उसके लिए मरता है तो क्या लगेगा, किसी की मृत्यु रणभूमि में हो गई, इन द बैटल फील्ड हो गई, तो वहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेगा। तो ये रूल्स है फ्रेंड्स, इन रूल्स को हम एक्यूरेटली अगर हम फॉलो करें तो इतना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें कंटिन्यूस, मतलब इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, इसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा करके हमें प्रीपोजिशन पर कमांड हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि डिक्शनरी का जो कंसल्ट करना होगा, कि मतलब डिक्शनरी के माध्यम से हमें जो सुटेबल वर्ड हैं उनको, उनके माध्यम से हम प्रीपोजिशन को और बेहतर सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कोई डिक्शनरी होगी या कोई अच्छी सी डिक्शनरी होगी, तो वहाँ पे प्रीपोजिशंस की यूज भी दिए होंगे, बिफोर द नाउन एंड आफ्टर द वर्ड। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि वेयर टू प्लेस अ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस, कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का स्थान कहाँ होता है, या सेंटेंस में प्रीपोजिशन को हम कहाँ रखते हैं, कहाँ इसको हम लिखेंगे। आज इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन वो शब्द है जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के कुछ अन्य शब्दों से कराता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि कह रहा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन से के बीच
अन्य सेंटेंस का जो अन्य जो पार्ट है उससे संबंध स्थापित कराता है, ठीक है। इसलिए अधिकांश स्थितियों में यह किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है, जैसा इन वाक्यों में हम देख लेते हैं, ठीक है। अक्सर हमने देखा है कि प्रीपोजिशन जो है नाउन के बिफोर, नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है। क्योंकि ये नाउन के पहले यूज हो करके जो बाकी सेंटेंस है जो हमारा, उसके बीच और नाउन के बीच क्या संबंध है उसको ये बताता है। अभी भी मैंने बताया ना कि प्री माने पहले, दूसरे माने स्थान। तो किसके स्थान के पहले? तो नाउन के स्थान के पहले, ठीक है। नाउन का जो प्लेस है तो उसके स्थान के पहले हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज इन द रूम। अब इन का प्रयोग यहाँ पे वह के लिए क्या है? वो कमरे में है, वो पहले से कमरे में है, तो इसलिए यहाँ पे इन लगा। अब देखिए द रूम क्या है? ये नाउन है और नाउन के पहले इन लगा हुआ है। अभी भी हमने पढ़ा है कि नाउन के पहले हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो इसलिए यहाँ पे इन जो है द रूम के पहले लगा। ही इज इन द रूम। शी इज गोइंग टू स्कूल, वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। स्कूल क्या है? एक नाउन है और नाउन के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है। क्लियर गाइस? आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं चलते चलते थक गया, मतलब मैं इतना चला कि मैं थक गया, चलते हुए मैं थक गया। तो वॉकिंग के पहले क्या है? वॉकिंग क्या है? यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ये जेरेंडियल नाउन है, इसलिए यहाँ पे इसके पहले हमने ऑफ का प्रयोग किया। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। ओके गाइस, आगे चलते हैं। फिर है द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। कैट जो है वो चेयर से कूदी। ऑफ मतलब उतर गई, नीचे की तरफ कूदी, चढ़ के कूद के चेयर पे नहीं चढ़ गई, चेयर पे थी, कूद करके नीचे आ गई, ठीक है। तो द चेयर नाउन है और नाउन के पहले ऑफ लगा है। वॉट इज दैट टू मी, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? वॉट इज दैट टू मी, मी प्रोनाउन है और प्रोनाउन के पहले टू लगा है। तो इन कंडीशन में हमने सीखा इन द यूज ऑफ द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस कि अक्सर नाउन के पहले प्रोनाउन का इस्तेमाल या इसका प्रयोग होना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ बात ध्यान दी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन प्रयुक्त रहता है। प्रोनाउन और नाउन जो अभिष्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। आगे कुछ वाक्य को हमने देखा, रूम है, स्कूल है, वॉकिंग है, चेयर है, मी है। इनके पहले हमने इन, ऑफ, टू, इन सबको लगा हुआ पाया। तो इस स्थिति में हमने क्लियर किया कि प्रीपोजिशन का जो स्थान है वो नाउन के पहले है, ठीक। अब जैसे कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस या क्लॉज के अंत में होता है या हो सकता है। अब सोचिए, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, पूरा क्लॉज फ्रेज कंप्लीट होने के बाद टू का किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ऐसी भी कंडीशंस आती हैं। अभी तो हमने सीखा कि नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी अलग कंडीशंस आती हैं कि जहाँ पे किसी सेंटेंस, क्लॉज या फ्रेज के पहले, सॉरी, सेंटेंस या क्लॉज के लास्ट में, अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग होना है। ऐसी इस स्थिति में पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कुछ अन्य पद आते हैं, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। अब इन एक एक कंडीशन पर विचार करते हैं। कह रहा है कि ना, जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त रहता है। ध्यान से समझें, जब ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है, तब प्रीपोजिशन प्राय सेंटेंस के अंत में लगेगा, क्लॉज के अंत में लगेगा। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या देख रहे हो। अब देखिए ये व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हमें पीछे पढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में एट देखिए सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम क्या सोच रहे हो। तो थिंकिंग के बाद, थिंकिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा प्रीपोजिशन लगा है, ये एक अलग कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जब सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है। ध्यान से समझे, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में हमें
प्रीपोजिशन लगाना है। What are you so angry? आप इतना क्रोधित या इतने गुस्से में क्यों हैं? Angry about. Whom did you give it to? तुम इसे किसे दोगे? Okay? B. Who is the weeping for? Who is the weeping for? वह कौन है जो रो रहा है? Weeping for. तो ये लास्ट में एट है, ऑफ है, फॉर है। ये वो कंडीशन है जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद इनका यूज, इनका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए प्रीपोजिशन इतना ही काफ़ी है, इतना ही बहुत है, क्योंकि अभी अभी हमने ये प्रीपोजिशन के जो बेसिक जो यूजेस हैं या बेसिक जो कंडीशंस हैं इसको हमने डिस्कस किया। ओके गाइस, प्रीपोजिशन सो लेंथी लेसन है, सो लेंथी चैप्टर है, जिसको हमें बड़े इत्मीनान से और एक लंबे समय अंतराल तक इसको हमें सीखते रहना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करती रहनी होगी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम इसको भूल जाएंगे। ओके गाइस, तो प्रीपोजिशन की आज जो भी मैंने बातें आपको बताएं, जो भी मैंने फैक्ट आपको बताए, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ओके, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।